हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे MHI 06 के महत्वपूर्ण विषय हड़प्पा सभ्यता का विस्तृत अध्ययन। ये प्रश्न जून 2026 के एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। इसका काल सामान्यतः 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह सभ्यता सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में विकसित हुई और इसका विस्तार वर्तमान पाकिस्तान, भारत तथा अफगानिस्तान के कुछ भागों तक था। 1920 के दशक में हुई पुरातात्विक खोजों ने इसे सिद्ध कर दिया कि भारत में भी मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी विकसित नगरीय सभ्यता विद्यमान थी। प्रसिद्ध पुरातत्व जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1931 में लिखा कि हड़प्पा सभ्यता एक अत्यंत विकसित नगरीय संस्कृति थी, जिसकी उपलब्धियां समकालीन विश्व की अन्य महान सभ्यताओं में समकक्ष थी। हड़प्पा की खोज और इसका विस्तार। हड़प्पा सभ्यता की खोज भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक घटनाओं में से एक है। 1921 में जब दयाराम सैनी ने हड़प्पा तथा 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, इसके बाद सर जॉन मार्शल ने 1924 में इस सभ्यता की आधिकारिक घोषणा की। यानी 1921 से लेके 1924 तक कंफर्मेशन मिल चुकी थी। इतिहासकार बीबी लाल अपनी पुस्तक द अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन ऑफ साउथ एशिया में लिखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में था, जो इस समय की सबसे विस्तृत सभ्यताओं में से एक बनता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, राखी गढ़ी और बनावली इसके प्रमुख केंद्र थे। ठीक, ये एक बड़े इलाके में फैली हुई सभ्यता थी। ठीक है। नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि उसका उत्कृष्ट नगर नियोजन था। नगरों का निर्माण सुनियोजित ढंग से किया गया था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और पूरा नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। घर पक्की ईंटों से बनाए जाते थे तथा नगरों को दुर्ग क्षेत्र और निचले क्षेत्र में विभाजित किया जाता था। प्रसिद्ध पुरातात्विक वी गॉर्डन चाइल्ड ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक न्यू लाइट ऑन द मोस्ट एंशिएंट ईस्ट में हड़प्पा सभ्यता को अर्बन रेवोल्यूशन अर्थात नगरीय क्रांति का उत्कृष्ट उदाहरण बताया है। उनके अनुसार हड़प्पा नगरों का नियोजन उस युग की असाधारण प्रशासनिक क्षमता और सामाजिक संगठन को प्रदर्शित करता है। मतलब उनका नगर नियोजन जो था बहुत ज्यादा अच्छा था। जल निकासी व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था विश्व इतिहास में अद्वितीय मानी जाती है। प्रत्येक घर में स्नानगृह और घरों के से निकलने वाली नालियां मुख्य नालियों से जुड़ती थी। ये नालियां ढकी हुई होती थी तथा उनकी नियमित सफाई के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। प्रसिद्ध पुरातात्विक स्टुअर्ट पिगट ने अपनी पुस्तक में लिखा कि प्राचीन विश्व में इतनी विकसित जल निकासी व्यवस्था किसी अन्य सभ्यता में नहीं मिलती। मोहनजोदड़ो की नालियां इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पावासी स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति अत्यंत जागरूक थे। मतलब वो लोग साफ सफाई का काफी ध्यान रखते थे और नालियां उनकी ढकी हुई होती थी और उनको बंद होती थी और साथ में उनकी सफाई का भी ध्यान रखा जाता। आर्थिक जीवन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, व्यापार और उद्योग पर आधारित थी। गेहूं, जौ, तिल, मटर, कपास प्रमुख फसलें थी। विशेष रूप से कपास की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है। इतिहासकार RS शर्मा अपनी पुस्तक इंडियाज एंशिएंट पास्ट में लिखते हैं कि कृषि उत्पादन ने हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक समृद्धि का आधार तैयार किया। इसके अतिरिक्त पशुपालन भी महत्वपूर्ण था तथा बैल, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी पाले जाते थे।
व्यापार की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता अत्यंत उन्नत थी। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मलुहुआ नामक क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसे अधिकांश इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता से जोड़ते हैं। लोथल का बंदरगाह समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। इतिहासकार रोमिला थापर ने अपनी पुस्तक अर्ली इंडिया में बताती हैं कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक नेटवर्क अत्यंत विस्तृत और ये पश्चिम एशिया तक फैला हुआ था। यानी हमें पता चलता है कि जो इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी, जो इनकी डिपेंड करती थी खेती बाड़ी पर और पशुपालन पर, और व्यापार और उद्योग। सामाजिक जीवन कैसा था इन लोगों का? सामाजिक हड़प्पा समाज सुव्यवस्थित और संगठित था। यद्यपि स्पष्ट जाति व्यवस्था के प्रमाण नहीं मिलते, फिर भी समाज के विभिन्न वर्गों के अस्तित्व का संकेत मिलता है। शासक, व्यापारी, शिल्पकार और श्रमिक वर्गों की पहचान की जा सकती है। पुरातात्विक उत्खननों से प्राप्त आभूषणों, सौंदर्य प्रसाधनों तथा मार्त देवी की मूर्तियों से यह अनुमान लगाया जाता है कि महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। इतिहासकार शिरीन रत्नागर अपनी पुस्तक अंडरस्टैंडिंग हड़प्पा में लिखती हैं कि हड़प्पा समाज में सामाजिक संगठन का उच्च स्तर दिखाई देता है, जो उसे विकसित आर्थिक और शहरी जीवन का प्रमाण था। यानी हमें उनके सामाजिक जीवन के बारे में कैसे पता चलता है? जो खुदाई में हमें आभूषण मिले हैं, सौंदर्य मिले हैं, देवी की मूर्तियां मिली हैं, या फिर उनकी जो कब्रों से सामान मिला है, उस आधार पर डिफरेंसेस करके। धार्मिक जीवन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की जानकारी मुख्यतः पुरातात्विक अवशेषों से प्राप्त होती है। मार्त देवी की मूर्तियां, पशुपति मोहर, वृक्ष पूजा और पशु पूजा के प्रमाण धार्मिक विश्वासों की ओर संकेत करते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध पशुपति मोहर को कुछ विश्व विद्वान शिव के प्रारंभिक रूप से जोड़ते हैं। इतिहासकार इरफान हबीब अपनी पुस्तक द इंडस सिविलाइजेशन में लिखते हैं कि हड़प्पा धर्म, प्रकृति, प्रजनन शक्ति और पशु प्रतीकों पर आधारित था। हालांकि उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर किसी निश्चित धार्मिक व्यवस्था का वर्णन करना कठिन है। मतलब जो चीजें हमें मिली है उनके आधार पर ही हम बता सकते हैं कि उनका धार्मिक जीवन कैसा था, या वो किस तरह का वो करते थे। लेकिन हम कोई भी किसी चीज को पुख्ता तौर पर, हम यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि वो इसकी पूजा करते थे या इस देवता को मानते थे। हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं। कला और शिल्प। हड़प्पावासी कला और शिल्प का अत्यंत दक्ष थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य से निर्मित नर्तकी, द डांसिंग गर्ल तथा पुजारी राजा प्राइस्ट किंग की मूर्ति उनकी कलात्मक प्रतिभा को प्रदर्शन करती है। इसके अतिरिक्त मोहरें, मनकों, आभूषणों और मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण भी उच्च स्तर पर था। पुरातात्विक जोनाथन मार्क कैनोयर अपनी पुस्तक एंशियंट सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन में लिखते हैं कि हड़प्पा शिल्पकारों की तकनीकी दक्षता और कलात्मक क्षमता विश्व की समकालीन सभ्यताओं के बराबर थी। मतलब वो कला और शिल्प में भी अपनी जो समकालीन सभ्यताएं थी उनके बराबर ही सक्षम थे। ठीक है। हड़प्पा लिपि। हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। मोहरे, तांबे की वस्तुएं, मिट्टी के बर्तनों पर इस लिपि के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। इसमें लगभग 400 से अधिक संकेतों का प्रयोग हुआ है। फिनलैंड के विद्वान आस्को पारपोला ने अपनी पुस्तक में इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक कोई सर्वमान्य निष्कर्ष प्राप्त नहीं हुआ। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? जब ये सभ्यता इतनी विकसित थी, इतनी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत थी, तो इसका पतन हुआ किस वजह से? हड़प्पा सभ्यता के पतन के विषय में इतिहासकारों के मतभेद हैं। प्रारंभ में मार्टिमर व्हीलर ने आर्यों के आक्रमण को पतन का कारण माना था, किंतु आधुनिक शोध ने इस मत को स्वीकार नहीं करते। वर्तमान इतिहासकारों और पुरातात्विक के अनुसार जलवायु परिवर्तन, नदियों के मार्ग में परिवर्तन, बाढ़ तथा पर्यावरणीय संकट इसके प्रमुख कारण थे। पुरातात्विक R.S. बिष्ट तथा ग्रेगरी
पोसेल का मत है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन एक धीमी और जटिल प्रक्रिया थी, न कि किसी एक घटना का परिणाम। यानी इसका जो पतन हुआ वो किसी एक घटना की वजह से नहीं हुआ, बल्कि अपने आप आराम आराम से कुछ वजह थी, कुछ चीजें थी, जो एक लंबी प्रक्रिया चली और अपने आप ही ये सभ्यता नष्ट या फिर खत्म हो गई। अंत में हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता प्राचीन भारत की प्रथम और सर्वाधिक विकसित नगरीय सभ्यता थी। इसकी नगर योजना, जल निकासी व्यवस्था, व्यापारिक संगठन, कला कौशल और सामाजिक संरचना अत्यंत उन्नत थी। ये सभ्यता न केवल